हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है एलेक्स जूनियर में। तो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं ओसवाल का सैम्पल पेपर। क्लास 10th का स्टैंडर्ड मैथ है ये। सैम्पल पेपर स्टार्ट करेंगे, मतलब फर्स्ट सैम्पल पेपर है 2024 एग्जाम के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए, जो एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी आर रिटेन एज ए इक्वल्स टू एक्स क्यूब वाई स्क्वायर obtained by dividing the product of positive and b equals to x y cube, where x and y are prime numbers, then the result integers by the LCM a b is। तो बेसिकली a और b आपको दे दिया है, कह रहा है LCM क्या होगा a और b का। तो बहुत आसान है। सबसे पहले a इक्वल्स टू आपको क्या गिवन है वो लिख लीजिए, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, और b आपको दे दिया है एक्स वाई क्यूब। एक छोटा सा ट्रिक आपको याद रखना है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए और एलसीएम पूछा जाए तो जो वेरिएबल गिवन है उसका मैक्सिमम पावर लेना है आपको। तो एक्स का मैक्सिमम पावर क्या है, एक्स क्यूब, और वाई का मैक्सिमम पावर वाई क्यूब। तो आपका यही आंसर है, एक्स क्यूब वाई क्यूब। एचसीएफ के लिए आपको ट्रिक याद रखना है कि मिनिमम पावर देखना है। अगर हमसे यहीं पर पूछ लिया जाता कि एचसीएफ क्या होगा ए बी का, तो एचसीएफ होगा आपका मिनिमम पावर, मतलब एक्स का मिनिमम पावर क्या था, एक्स था, और वाई का वाई स्क्वायर था। सो एचसीएफ होता हमारा एक्स वाई स्क्वायर, और एलसीएम एक्स क्यूब वाई क्यूब। तो ऑप्शन सी जो है आपका वो बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है द गिवन लीनियर पॉलिनोमियल y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स हैज। अब हमें ये चेक करना है, ये जो लाइन गिवन है इसमें चेक करना है कि इस y का कितने जीरोज है, y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स कितने जीरोज है। तो जब भी जीरोज आपको चेक करना हो, पूछा जाए, तो आप देखना कि जो ग्राफ जो है वो वाई एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है। तो आप देख पा रहे होंगे सिर्फ एक पॉइंट पे कट कर रहा है, वो ये पॉइंट है। तो एक जीरो होंगे। अब वो जीरो क्या है, 3,0, एक्स का वैल्यू क्या है 3। सो ऑप्शन बी जो है आपका वो करेक्ट होगा। 0 1 0 एंड द 0 इज 3। चलिए थर्ड क्वेश्चन। कह रहा था लाइन रिप्रेजेंटिंग द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर नॉन इंटरसेक्टिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अब देखिए ये दोनों लाइन पैरेलल है। कैसा है, पैरेलल है। तो पैरेलल के लिए होता है बच्चों A1/A2 स्टेटमेंट। तो यहाँ बच्चों दोनों लाइन जो है आपको वो क्या दिख रही है, पैरेलल है। तो पैरेलल लाइन के लिए हमारा कंडीशन होता है A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 नॉट इक्वल्स टू C1/C2, जिसे आप नो सॉल्यूशन के नाम से भी जानते हो, नो सॉल्यूशन और पैरेलल लाइन, जिसका कंडीशन क्या होता है A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 नॉट इक्वल्स टू C1/C2। अब ये देखिए ये कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी में है। तो आपका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। द नेचर ऑफ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 9x² - 6x - 2 इक्वल्स टू 0 इज। तो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो गिवन है वो है 9x² - 6x - 2 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ बच्चों नेचर ऑफ रूट पता करने के लिए सबसे पहले हमें डिस्क्रिमिनेंट डी का वैल्यू पता होना चाहिए। अब डी के लिए फॉर्मूला होता है B² - 4AC। तो ABC का वैल्यू ए होगा आपका 9, ए होता है कॉफिशिएंट ऑफ x², बी है आपका -6 और सी होगा -2। अब हम डी निकालेंगे। डी के लिए फॉर्मूला जैसा कि मैंने आपको बताया B² - 4AC होता है। तो -6 का स्क्वायर -4 × 9 × -2, मल्टीप्लाई करोगे 6 का स्क्वायर होता है 36 और माइनस माइनस प्लस 4 2 जा 8 और 8 9 जा 72। तो ये आया 108 विच इज़ ग्रेटर देन 0। तो जब डी का वैल्यू 0 से बड़ा होता है तो हमारा नेचर ऑफ रूट होता है 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, जो आपके ऑप्शन सी में अवेलेबल है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। 2 AP हैं, दोनों के कॉमन डिफरेंस मतलब डी का वैल्यू सेम है। द फर्स्ट टर्म ऑफ वन ऑफ दिस इज -1 एंड द अदर। आप क्वेश्चन देखना चाहो तो क्वेश्चन को जूम कर देता हूँ मैं थोड़ा, तो आप लोगों को भी दिख जाएगा। ये देखिए, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। यहीं पे मैं सॉल्व कर दूंगा। तो एक आपको दे दिया है फर्स्ट टर्म, एक AP का -1 है एंड द अदर इज -8, और दूसरा -8 है। तो कह रहा है डिफरेंस क्या होगा देयर फोर्थ टर्म। तो बच्चों देखो, कॉमन डिफरेंस अगर सेम है, ठीक है, तो सिर्फ उसके फर्स्ट टर्म में डिफरेंस आएगा। तो फर्स्ट टर्म में अगर डिफरेंस चाहिए तो देखो -1
ठीक है, माइनस का 8, क्योंकि डी तो हमारा 0 ही रहे, तो -1 माइनस माइनस प्लस का 8 हो जाएगा। क्लियर, बात आ रही है आपको समझ में? तो 8 - 1 दैट इज 7, जो आपके ऑप्शन सी में अवेलेबल है। क्लियर, बहुत आसान क्वेश्चन पूछ लिया था, बिना कॉपी पेन उठाए भी आप सॉल्व कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 2, -3 एंड 5, 6 इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। अब देखिए एक लाइन है जिसका कोऑर्डिनेट आपको दे दिया है। सपोज कीजिए ये एक लाइन है, इसका कोऑर्डिनेट आपको दिया है, लेट इट बी ए और बी। ए का कोऑर्डिनेट है आपका 2, -3 और बी का कोऑर्डिनेट 5, 6। अब कोई पॉइंट है लेट इट बी पी जो एक्स एक्सिस पर है, एक्स एक्सिस द्वारा बाइसेक्ट किया जा रहा था, तो एक्स एक्सिस पर। तो बच्चों याद रखना है कि एक्स एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट होगा तो एक्स का वैल्यू तो होगा, वाई का वैल्यू क्या होता है 0। एक्स एक्सिस पर वाई का वैल्यू क्या होता है 0। क्लियर है? अब यहाँ पर हम सेक्शन फार्मूला लगाने वाले हैं। लेट करो कि K/1 में जो है डिवाइड कर रहा है पी ए बी को। तो आप सबने सेक्शन फार्मूला में पढ़ा होगा, फार्मूला होता है जैसे पी का कोऑर्डिनेट हमें निकालना है तो पी ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल्स टू होगा m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस का m2। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट के लिए m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस का m2। ये आपका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ देखिए y कोऑर्डिनेट जो है p का वो 0 है, तो सिर्फ हम y कोऑर्डिनेट को कंपेयर करने वाले हैं। ठीक है, तो 0 इज इक्वल्स टू m1 आपका बच्चों k है इंटू y2 की बात करें तो 6 प्लस m2 1 है, और y1 की बात करें तो -3। ठीक है, और नीचे k प्लस का 1। अब देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा, k प्लस 1 जो है 0 हो जाएगा। तो हमारा लेफ्ट बचा 6k -3 इज इक्वल्स टू 0। तो k इक्वल्स टू होगा बच्चों 3/6। इसी को आप सिंप्लीफाई करोगे तो 1/2 आएगा। रेशियो में लिखना चाहें तो 1:2। समझ में आया? तो यही आंसर है, 1:2 जो है आपका वो आंसर आया। अब आप चेक कर लीजिए कि कौन से ऑप्शन में 1:2 लिखा है, तो ऑप्शन ए ही है 1:2 वाला, तो ये ऑप्शन ए करेक्ट है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ें। 7th क्वेश्चन, कर आ पॉइंट एक्स वाई इज आर द डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन। अब ओरिजिन से 5 यूनिट की दूरी पर एक पॉइंट है x, y। ठीक है, कह रहा हाउ मच सच पॉइंट्स लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। तो कह रहा थर्ड क्वाड्रेंट में कितने पॉइंट लाइज करेंगे। तो बच्चों सपोज करो ये आपका x एक्सिस, ये आपका y एक्सिस। क्लियर है? ये होता है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। अब बोला था कि एक्स वाई एक पॉइंट है जो ओरिजिन से 5 यूनिट के डिस्टेंस पर है। सपोज कीजिए कुछ इस टाइप से 5 यूनिट मान लीजिए ये है, यहाँ पर मैं पॉइंट एक्स और वाई लेट कर लेता हूँ। अब ये जो 5 यूनिट है, ठीक है, इसको क्या करना है, लेट इट बी रेडियस मान लीजिए इसको, और इस रेडियस को मान करके एक सर्कल ड्रॉ कर दीजिए। कुछ इस टाइप से। तो आप कह रहे हैं थर्ड क्वाड्रेंट में कितने पॉइंट लाइज करेंगे। तो थर्ड क्वाड्रेंट बच्चों यहाँ से यहाँ तक है, इसमें आप खुद ही बताइए कितने पॉइंट होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट होंगे। ठीक है, ये सर्कल अगर मैं नहीं भी ड्रॉ करता तो भी आप सोचिए कि थर्ड क्वाड्रेंट में कितने पॉइंट लाइज करेंगे। आपको पता है कि सर्कल जो है इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट से बना होता है, तो इस थर्ड क्वाड्रेंट में ये जो इतना डिस्टेंस आप देख रहे हो इतने में कितना पॉइंट लाइज करेगा, तो इन्फाइनाइटली मेनी। तो आपका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। क्लियर, डी में लिखा है इन्फाइनाइटली मेनी, और यही ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, इन ट्राइंगल ए बी सी डी ई पैरेलल ए बी। अब ये ए बी सी जो आपको ट्राइंगल दिख रहा है इसमें ये लाइन डी ई जो है वो पैरेलल है किसके, तो इस ए बी के। चलिए एक चीज़ पता चला। अब सबका वैल्यू भी आपको दे दिया है, क्या, ए बी जो है वो ए है, ये ए दे दिया है, डी ई एक्स है, डी ई एक्स। क्लियर है, बी ई जो है आपका बी है, बी ई ये बी है, और ई सी जो है वो आपको दे दिया है सी। तो कह रहा है एक्स का वैल्यू निकालो इन टर्म्स ऑफ ए बी सी, यही क्वेश्चन है। चलिए इसमें बच्चों आपको 2 ट्रायंगल दिख रहा होगा मेरे ख्याल से। आप थोड़ा सा अगर ध्यान से देखेंगे तो 2 ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा।
कौन कौन सा ट्रायंगल है, तो आप पूछोगे सर कौन कौन सा। तो एक ट्रायंगल जो है हमारा वो है ट्रायंगल CDE, ठीक है जी। और एक ट्रायंगल दिख रहा है हमें ABC, ठीक है। तो इन ट्रायंगल नेमिंग करें CDE एंड ट्रायंगल CAB। इस दोनों में सबसे पहला बच्चों दिख रहा है आपको एंगल C इक्वल्स टू एंगल C, क्यों, तो कॉमन एंगल है ये, ठीक है। अच्छा, दूसरा तो DE पैरेलल है AB के, तो ये जो एंगल होगा ये इसके इक्वल होगा, तो क्या लिखोगे, एंगल CDE इक्वल हो जाएगा एंगल CAB के। कौन सा एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो देयरफॉर CDE जो है बच्चों वो क्या हो गया, सिमिलर हो गया CAB के बाय एंगल सिमिलरिटी। किसी भी दो ट्रायंगल का अगर दो एंगल इक्वल हो तो क्या हो जाता है, तो ट्रायंगल जो है सिमिलर हो जाता है। अब दो ट्रायंगल अगर सिमिलर हो तो उसका साइड का रेशियो इक्वल होता है। तो आप लिखोगे यहाँ पर CE अपॉन में BC इज इक्वल्स टू CD अपॉन में AC इज इक्वल्स टू DE अपॉन में AB, ठीक है। ये हमारा साइड का रेशियो आ गया। अब यहाँ पर क्या करना है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना है। सिंपली जो वैल्यू गिवन है उसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए और आंसर आ जाएगा। मैं एक और बार लिख देता हूँ, अभी यहाँ जो हमने लिखा था हमारा लास्ट था DE बाई AB। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए। अब हम दो चीज़ ले लेते हैं, कौन कौन सा, DE बाई AB, क्योंकि DE का वैल्यू हमें गिवन है। तो DE बाई AB इज इक्वल्स टू CE बाई BC, CE अपॉन में BC। इस दो को ले लेते हैं क्योंकि इस सबका ही वैल्यू हमें गिवन था, बाकी का वैल्यू गिवन है नहीं, तो बस दो को कंपेयर करना है अपने को। तो देखिए DE का वैल्यू आपको पता था कितना है DE, तो आप कहोगे सर DE का वैल्यू x है और AB का वैल्यू a है, इज इक्वल्स टू CE। तो CE का वैल्यू बच्चों C था, और BC तो BE प्लस C, तो BE प्लस C, BE हमको B दिया था तो B और प्लस का C, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे आप, तो x का वैल्यू आएगा AC बाई B प्लस का C, जो आपके ऑप्शन B में अवेलेबल है। ऑप्शन B करेक्ट हो गया। क्लियर, नेक्स्ट आगे बढ़े। कोई दिक्कत कोई कन्फ्यूजन आप लोगों को समझ में आ रहा है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड कॉर्ड PQ मेक्स एन एंगल ऑफ 50 डिग्री। अच्छा, आप देखिए PQ जो है एंगल बना रहा है 50 डिग्री विद द टेंजेंट PR, टेंजेंट PR के साथ। ये टेंजेंट PR, ये एंगल जो है आपका छोटा सा ये है 50 डिग्री, ठीक। अच्छा, एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट P देन द एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड एट द सेंटर इज। तो सेंटर का एंगल कितना होगा ये आपको पता करना है। तो बच्चों ध्यान से देखना, इसमें कॉपी पेन की कोई ज़रूरत नहीं थी, ऐसे ही आप पता कर लेते। आपको पता है कि रेडियस जो है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर परपेंडिकुलर होता है, तो मतलब ये पूरा एंगल 90 होना चाहिए। ये छोटा 50 है, ठीक है। एंगल QPR जो है 50 है, तो एंगल OPQ कितना हो जाएगा, 40 डिग्री हो गया ऑफकोर्स। तो देखो ये एंगल 40, तो ये भी 40 होगा, क्यों, क्योंकि OP और OQ रेडियस है। तो 40 प्लस 40 80 हो गया बच्चों। तो ये सेंटर का एंगल कितना हो जाएगा, 180 माइनस 80 दैट इज 100 डिग्री, जो आपके ऑप्शन B में अवेलेबल है। देखा आपने, बिना कॉपी पेन उठाए आप सॉल्व कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। बच्चों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, सो दैट कि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। कह रहा क्वाड्रिलेटरल PQRS इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। अब PQRS जो है एक क्वाड्रिलेटरल बनाया गया है जिसके अंदर एक सर्कल है। तो चलिए क्वाड्रिलेटरल ही पहले बना लेते हैं। हमारे पास जो क्वाड्रिलेटरल है
फिगर शेप में बच्चों कुछ इस टाइप का है। अब इसमें जो है आपको क्या करना है, तो एक सर्कल भी ड्रॉ करना है। ये लीजिए, चलिए हो गया, फिट बैठ गया। अब और क्या सब दे दिया था, एक क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस था बच्चों, सो नेमिंग करना पड़ेगा हमें सबसे पहले। पी क्यू आर और एस, वो इस सर्कल का सेंटर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब कह रहा है आपको कि पी क्यू 12 है, मतलब ये पूरा 12 सेंटीमीटर है। क्यू आर 15 है, क्यू आर कहाँ गया भैया, ये 15 है पूरा। और आर एस जो है आपका वो 14 है, आर एस क्या है बच्चों, 14 है, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ एस पी, तो एस पी का लेंथ क्या होगा ये आपको पता करना है, ठीक है जी। चलिए पता करते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है वो हम आपको बताएं कि आप सबको पता होगा कि एक एक्सटर्नल पॉइंट से अगर किसी सर्कल पर दो टेंजेंट आप ड्रॉ करते हैं तो दोनों जो है लेंथ में इक्वल होता है। पता है हाँ या ना? अगर पता है आपको तो बहुत अच्छी बात है, पता नहीं है तो आप पता कर लीजिए, जान लीजिए कि अगर एक ही एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट आप ड्रॉ करते हैं तो दोनों लेंथ में इक्वल होता है। तो मैंने आपको एक प्रॉपर्टीज बताया कि सेम एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो दोनों इक्वल होता है लेंथ में। जैसे यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे जो हमारा टेंजेंट दिख रहा है आपको, पी पॉइंट से दो टेंजेंट है, एक यहाँ पर अगर कोई पॉइंट ले लेते सपोज एक्स और यहाँ वाई ले लेते तो पी एक्स और पी वाई, ये दो टेंजेंट है, दोनों इक्वल होंगे। एक तो ये प्रॉपर्टीज होता है। दूसरा ये होता है कि इसके साइड का, ये जो पूरा क्वाड्रिलेटरल देख रहे हैं, इसका साइड का अपोजिट साइड का सम जो है वो इक्वल होगा। मतलब कहोगे सर आप कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये कि पी क्यू प्लस आर एस इक्वल होगा बच्चे वो क्यू आर प्लस के एस पी के, ठीक है। अब वैल्यू जो गिवन है उसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो पी क्यू का वैल्यू जो है आपको वो आपको दे दिया था कितना, 12। आर एस का वैल्यू भी दे दिया था 14 इज इक्वल टू क्यू आर का वैल्यू 15 है, और एस पी तो निकलना ही एच इट इज रहने दीजिए। सो 12 प्लस 14 26 होगा, 26 15 को लेफ्ट हैंड साइड लाओगे आप तो माइनस हो जाएगा, इक्वल टू एस पी। तो एस पी का वैल्यू कितना आया बच्चों, 15, सॉरी 15 माइनस करना है 26 से तो 11 आएगा। एस पी का वैल्यू कितना आएगा, 11, जो आपके ऑप्शन आई थिंक डी में अवेलेबल है। यस, ऑप्शन डी में अवेलेबल है 11, तो यही करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो ऑप्शन डी आप टिक कर दोगे। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा इफ साइन थीटा गिवन दैट साइन थीटा इक्वल्स टू ए बाई बी देन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू। सो आप सबको एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि कॉस थीटा इज इक्वल्स टू होता है अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये आया कहाँ से, ओरिजिन क्या था? तो आप सबने पढ़ा होगा एक फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। यहाँ से बच्चों कॉस थीटा का वैल्यू आप निकालोगे तो आएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर? अच्छा, अब यहाँ पर क्या करना है आपको, साइन थीटा का जो वैल्यू गिवन है उसको सब्स्टिट्यूट कीजिए। तो अंडर रूट 1 माइनस ए बाई बी का होल स्क्वायर, सो अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर। इसको जब आप सॉल्व कर दोगे तो ये आंसर आएगा अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, और बी स्क्वायर का रूट बाहर हो जाएगा, बी आएगा सिर्फ। तो अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो आपके ऑप्शन सी में है। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी जो है आपका वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन है सेक ए प्लस 10 इंटू 1 माइनस साइन ए इक्वल्स। तो देखिए सेक ए को आप लिख सकते हो कॉस ए बाय साइन ए, ठीक है, और 10 को लिख सकते हो साइन ए बाय कॉस ए। सो 1 बाय कॉस ए प्लस साइन ए बाय कॉस ए, साइन ए बाय कॉस ए इंटू 1 माइनस का साइन ए बाय, चाहो तो आप 1 लिख सकते हो। क्लियर है? कॉस ए, अब देखो आप एलसीएम लोगे तो कॉस ए ही आएगा, 1 प्लस का साइन ए इंटू 1 माइनस का साइन ए बाय 1। सो 1 प्लस साइन ए और इंटू 1 माइनस साइन ए बच्चों होगा ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। सो 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए होगा, और नीचे डिनोमीटर आपका कॉस ए है। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बच्चों कॉस स्क्वायर ए होता है, फॉर्मूला ही होता है।
तो कॉस स्क्वायर ए अपॉन में कॉस ए, कॉस ए से ये स्क्वायर कट जाएगा तो बचा क्या, कॉस ए। यही आपका आंसर है। क्लियर। जो आपके ऑप्शन अगर आप चेक करोगे तो ऑप्शन डी में अवेलेबल है कॉस ए, और यही करेक्ट ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 के कह रहा है आपको, इफ अ पोल 6 मीटर हाई कास्ट अ शैडो 2√3 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड देन सन्स एलिवेशन इज। अब देखिए एक पोल जो है उसकी हाइट दे दिया है कितना, 6 मीटर। सपोज कीजिए ये एक पोल है 6 मीटर हाई है, शैडो जो क्रिएट कर रहा है वो कितना है, तो शैडो का लेंथ आपको दे दिया है 2√3। सपोज कीजिए ये शैडो है, ये 2√3 है। नेमिंग कर देना है आपको, लेट इट बी ए बी और सी। ये आपका 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो 6 और 2√3 लेट इट बी थीटा, एंगल जो है हम थीटा मान लेते हैं। तो देखिए थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, मतलब ए भी आपका परपेंडिकुलर है और बी सी बेस है। तो इस केस में हमें लगाना पड़ेगा टेन थीटा। क्या लगाएंगे, 10, क्योंकि टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। तो टेन थीटा इज इक्वल्स टू होगा बच्चों 6 अपॉन में 2√3। तो देखिए 2 1 2 2 3 6, अंडर रूट से 3 को डिवाइड करोगे तो √3 बचेगा। सो टेन थीटा इज इक्वल्स टू √3, और ये √3 बच्चों 10 60 डिग्री का वैल्यू होता है। कितने डिग्री का, 60 डिग्री। नाउ कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड, तो थीटा कितना हो गया, 60 डिग्री। यही आपका आंसर है जो ऑप्शन ए में था। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हुआ, ए। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। If the perimeter and area of circle are numerically equal, then the radius of the circle is। अब देखिए पेरीमीटर जो है वो क्या होता है, 2πr, जिसको हम सर्कमफ्रेंस कहते हैं, ठीक है ना। तो 2πr इज इक्वल टू एरिया ऑफ द सर्कल होता है बच्चों, πr² होता है। सो पाई से पाई कैंसिल कर सकते हो आप, आर से r² कैंसिल हो जाएगा। तो r इक्वल टू कितना आया बच्चों, 2 यूनिट, ठीक है, 2 आया। तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। It is proposed to build a new circular park equal in area to the sum of areas of two circular park of diameter 16 meter and 12 meter in locality. The radius of the new park is। बच्चों एक नया पार्क बनाना है, ठीक है, जिसका एरिया दो पार्क के एरिया के इक्वल है, और तीनों पार्क जो है कौन से शेप में, सर्कुलर शेप में। तो देखिए पहले का डायमीटर जो है वो 16 है, D1 16 है। तो रेडियस कितना होगा बच्चों, आपको होगा सर 8 सेंटीमीटर। दूसरा डायमीटर आपको दिया है 12, तो रेडियस कितना होगा 6। अब नया पार्क बनाना है तो उसका एरिया πr² इज इक्वल्स टू कितना होगा, इस दोनों सर्कल के एरिया के बराबर है, मीन्स πr1² आप लिख सकते हो प्लस πr2 का स्क्वायर। तो पाई कैपिटल R² इज इक्वल्स टू पाई कॉमन ले लीजिए, R1 आपका 8 है, सो 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल। तो R² इक्वल्स टू 64 प्लस का 36, तो कितना हो गया 100। R इक्वल्स टू कितना 10। यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको क्वेश्चन नंबर 16। कह रहा है देयर इज अ कंप्लीट शेडेड स्क्वायर बोर्ड ऑफ साइड 2a यूनिट circumscribing a shaded circle. Jaydev is asked to keep a dot on the above said board. The probability that he keeps the dot on the complete shaded region। तो देखिए आपका स्ट्रक्चर अगर आप ड्रॉ करना चाहोगे तो कुछ इस टाइप से दिखेगा आपको। तो देखिए ये बोला क्या गया है इसमें कि इसका जो डायमीटर है, सबसे पहले ये समझिए कि स्क्वायर का जो साइड है वो है आपका 2a। ये 2a क्या होगा बच्चों, इस सर्कल का डायमीटर हो जाएगा, ठीक है ना। तो डायमीटर अगर 2a है बच्चों, तो रेडियस कितना आपको होगा सर a, बिल्कुल सही। एरिया ऑफ सर्कल कितना, तो πr² होता है, ठीक है ना। एरिया ऑफ सर्कल कितना, πr² मीन्स πa²। ये आपका जो है एरिया हो गया इस सर्कल का। एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होगा बच्चों, 4a²। सो शेडेड रीजन कितना बचा, ये जो ब्लैक से हमने शेड कर रखा है उस कितना बचा, तो 4a² से πa² आप माइनस कर दो। तो यहाँ से a² अगर को मैं कॉमन ले लेता हूँ तो बचा क्या, 4 माइनस का पाई। क्लियर। अब पूछ रहा था आपसे कि प्रोबेबिलिटी क्या होगा कि वो किस में गिरे, इस
डॉट ये जो सेंटर रीजन है उसमें, तो ए स्क्वायर इंटू 4 माइनस का पाई बाय टोटल एरिया कितना, तो टोटल एरिया है 4 ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या 4 माइनस पाई अपॉन में 4, यही आपका आंसर है। क्लियर, जो आपके ऑप्शन बी में अवेलेबल है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो आपका क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 2 कार्ड्स ऑफ हर्ट एंड 2 कार्ड्स ऑफ स्पेड आर मिसिंग फ्रॉम पैक ऑफ 52 कार्ड। पूछ रहे आपसे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक कार्ड। अब बच्चों देखो, 2 कार्ड हर्ट का, ठीक है, और 2 कार्ड जो है आपका स्पेड का मिसिंग है, तो 2 और 2 कितने हो गए 4, ठीक है ना, नहीं सॉरी बच्चों 4 कार्ड है स्पेड का, 2 हर्ट का और 4 स्पेड का, तो मतलब 4 और 2 कितने हो गए 6 कार्ड मिसिंग है, तो कार्ड बचा कितना, टोटल 52 होता है और 52 से आपको 6 माइनस कर देना है, तो कितना बचा 46 बच गया। क्लियर, इतनी बात आ रही है समझ में। चलिए अब हम यहाँ पर देखते हैं ब्लैक कलर के कितने कार्ड होते हैं। ब्लैक कलर के बच्चों 13 + 13 26 कार्ड होते हैं। ब्लैक कलर के कितने होते हैं 26, तो 26 स्पेड भी आपका ब्लैक ही होता है, तो इसमें से 4 माइनस कर दो क्योंकि ब्लैक कलर बचा कितना, तो 22 कार्ड ब्लैक बच गए। अब प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो 22 अपॉन में 46, सिंप्लीफाई करो 11 23, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर वैसे 22/46 ही दे रखा है ऑप्शन बी में, सिंप्लीफाई करने की जरूरत है नहीं। बच्चों समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 कराए अपर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास ऑफ द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन इज। मॉडल क्लास का अपर लिमिट क्या होगा, यहाँ पर देखिए मॉडल क्लास क्या होता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो वही होता है आपका मॉडल क्लास। सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी जिसकी होगी वही होगा आपका मॉडल क्लास। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी अगर देखने को बोला जाए आपसे, तो आप कहोगे सर 51 जो है वो सबसे ज़्यादा है। लेकिन बच्चों एक और चीज़ ध्यान देना है आपको कि यहाँ जो फ्रीक्वेंसी दिया है नंबर ऑफ गर्ल्स, वो क्या है, तो असेंडिंग ऑर्डर में है। तो हमने बहुत सारे वीडियो में आपको बताए हैं कि अगर वो असेंडिंग ऑर्डर में होता है तो क्या होता है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, हमें फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना होता है। तो 4 ऐसे रहेगा, फिर 11 - 4 करोगे 7 होगा, 29 - 11 करोगे तो 18, 40 - 29 करोगे तो 11, 46 - 40 तो 6, और 51 - 46 तो 5 होगा। ये आपका फ्रीक्वेंसी हुआ। अब आपको देखना है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है, तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है आपका 18, ठीक है। सो 18 का क्लास इंटरवल क्या होगा, क्लास इंटरवल होगा 145 से 150, तो अपर लिमिट क्या होगा बच्चों 150, यही आंसर है। समझ में आया, आसान था। सबसे पहले आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया था, वहाँ से हमने फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट कर लिया। कैसे, पहला फ्रीक्वेंसी एज इट इज लिखना होता है, उसके बाद दूसरे से माइनस करते चलो। फ्रीक्वेंसी में देखना था सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी क्या है, 18 था, उसके सामने वाला क्लास इंटरवल 145 से 150 होगा, बिलो 150 था और 5 का गैप था, तो 145 से 150। अपर लिमिट पूछ रहा है तो 150, लोअर लिमिट पूछता तो कितना होता है 145। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 बच्चों एजर्सन और रीजन रिलेटेड क्वेश्चन है। एजर्सन है आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉप इज द सम ऑफ द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर एंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन। अब ये जो शेप आपको दे दिया है इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, तो कह रहा है आपका कि टॉप का सरफेस एरिया टॉप का निकालोगे मतलब हेमिस्फीयर का, कर्व सरफेस एरिया निकालोगे इस कोन का, और दोनों को क्या करना है प्लस कर देना है, तो टोटल सरफेस एरिया आया। बिल्कुल सही है। रीजन की बात करें तो कह रहा है टॉप इज ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग द प्लेन सरफेस ऑफ द हेमिस्फीयर एंड कोन टुगेदर। अब कह रहा है ये शेप जो है आपका ये ऑब्टेन होगा एक हेमिस्फीयर को एक कोन के साथ जोड़ देंगे, तो बिल्कुल सही है और एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है। तो क्या होगा ऑप्शन ए, ठीक है। सो 19 का हो गया आपका ऑप्शन ए। जब एजर्सन और रीजन दोनों सही हो और एक्सप्लेनेशन भी सही हो तो ऐसे केस में ऑप्शन ए होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, 20वां कह रहा है स्टेटमेंट आपका है एजर्सन -5 - 5/2 0 5/2 इज इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। मतलब -5 है बच्चों, फिर -2.5 है, फिर 0, फिर 2.5, मतलब 2.5 आपको बढ़ते जाना है, ठीक है। तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, बिल्कुल सही है। रीजन कह रहा है द टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कैन नॉट हैव बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेशनल नंबर। ये बच्चों बिल्कुल गलत है।
किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो टर्म है वो पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है ऊपर -5 से स्टार्ट हुआ है और +2.5 तक जा रहा है, जबकि ये AP है। तो रीजन गलत हो गया, एजर्सन सही हो गया। तो ऐसे केस में क्या होता है, ऑप्शन सी। सो 20 का होगा आपका ऑप्शन सी। सो ये था बच्चों सेक्शन ए।